Welcome students. As you know that we were discussing chapter 4th of your 11th class, that is motion in a plane, and in this chapter vectors plays a very important role, and as you know that we have discussed vectors completely. हमने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है वेक्टर के अंदर, हमने हर एक चीज़ पढ़ी है और वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको 11th में ही नहीं बल्कि 12th क्लास में जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें लगभग 90% के अराउंड जो है आपके वेक्टर्स यूज होंगे उसके अंदर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे क्लियर करके नहीं चलोगे तो आगे फिर दिक्कत होगी। तो ये तो है 12th क्लास की बात। उसके बाद भी अगर आप आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हो, नीट की या जेई की अगर आप तैयारी करते हो, उसमें भी जो है जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी वेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिना वेक्टर्स के हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ नहीं पाते, खासकर व्हेन वी आर गोइंग फॉर टू डिस्कस मोशन इन ए प्लेन। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वेक्टर्स को पहले समझें। तो मैंने लगभग 15 वीडियो बनाई हैं वेक्टर्स के ऊपर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो। अच्छा, जो रिवाइज्ड सिलेबस है जो इस साल सिर्फ और सिर्फ इसी साल जो यूज़ होगा, मतलब ठीक है ना, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप में। कुछ टॉपिक्स उसमें निकाले गए हैं और ये जो टॉपिक्स डिलीट हुए ये सिर्फ इसी साल के लिए डिलीट हुए, तो उसके हिसाब से मैं आपके नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और वेक्टर्स जो हैं ये उसमें हैं इंक्लूडेड है और ये होंगे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अब देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेक्टर्स आपके समझ में आ चुके हैं। अब उसके बेसिस पे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक इसमें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करें तो वो 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। 1 डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है ना। तो इट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बट व्हेन वी गो फॉर प्लेन्स दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2 डायमेंशंस। अब उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें दो मतलब उसके वेक्टर्स हमें चाहिए या 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, या वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, या जेड एक्स कोऑर्डिनेट हो। मतलब 2 कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है जब मोशन किस में हो, प्लेन के अंदर होती है, या फिर इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेक्टर की अगर हमें पोजीशन बतानी हो, ठीक है ना, तो कैसे हम बताएंगे? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन बतानी है सपोज, तो इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोजीशन वेक्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन बताता है हमें, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर के लिए हम डिनोट क्या करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं, आर और ऊपर एरो, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो आप कैसे दिखाओगे इसको, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए, अगर कोई कार आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इफ ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है। तो इफ ए कार इज मूविंग लाइक दिस, मतलब इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये मतलब हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो ये इसका आर जो है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ये इसकी पी क्या है? पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह से चल रहा है तो इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो है एक्स और वाई दोनों प्लेन में इसको शो करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये पोजीशन P1 आपको बतानी है, जो कि इसकी प्रोजेक्शन x पे 1 है, मतलब 1 मीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है x के अलोंग और 1 मीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है y के अलोंग। तो r की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की जो है पोजीशन बता सकते हैं। अच्छा, जब हम पोजीशन बताते हैं तो साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर चाहिए।
और कितनी पोजीशन चाहिए? 2 पोजीशन चाहिए। कौन सी? इनिशियल और फाइनल। अगर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपसे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो हम क्या करते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही करते हैं हम। तो ये मान लीजिए कोई पाथ है हमारा, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि t1 टाइम पे या t0 टाइम पे हम देखते हैं कि पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? उसकी p1 है, इनिशियल पोजीशन है उसकी p1, और जहां तक उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि फाइनल पोजीशन है उसकी p2। तो p1 से p2 के बीच में उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो p1 के हिसाब से कोऑर्डिनेट जो पोजीशन बनेगी, जो पोजीशन वेक्टर जो है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? r1 से। और ऐसे p2 के लिए हम पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे? r2। तो कितना चेंज हुआ पोजीशन के अंदर? कितना चेंज हुआ? तो r2 माइनस r1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या है? ये शॉर्टेस्ट जो पाथ है p1 से p2 के बीच में, ये शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हमारा क्या निकल गया? डेल्टा आर निकल गया। ठीक है, तो वही सब इस थ्योरी में दे रखा है कि p1 क्या है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड p2 क्या है? सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसमें पोजीशन क्या है। तो r1 यहाँ पे क्या होगी? अगर हम इसके यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप किया जाए, इसकी पोजीशंस अगर निकाली जाए इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो r1 क्या होगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और ऐसे p2 इस पोजीशन के लिए बताएंगे हम, पोजीशन वेक्टर r2 क्या होगा? तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है, और p1 से p2 तक गया ऑब्जेक्ट तो ये डायरेक्शन रहेगी, और r2 पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि वैल्यू क्या होंगी। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए r1 और डेल्टा r ये एक ही ऑर्डर में जा रही हैं। कौन से ऑर्डर में जा रही हैं? क्लॉकवाइज। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा r2 वो हम कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, तो r2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए डेल्टा r क्या हो जाएगा? r2, और ये उधर चला जाएगा तो r2 माइनस r1, और r2 की वैल्यू क्या है? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस, और r1 की वैल्यू क्या है? x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप। तो इसको थोड़ा सा रीशफल करना है आपको, मतलब x के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स उनको इकट्ठा कर लीजिए, और y के अलोंग जो है उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा r यहाँ पे क्या हो गया? तो x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा x, ऐसे y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा r क्या हो जाएगा? डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। तो डेल्टा x और डेल्टा y यहाँ पे क्या है? चेंज इन पोजिशन है अलोंग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। That is डेल्टा r इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ी है।